हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट नंबर 23। तो क्लास 7 के इतिहास की वर्कशीट 23 में आज हमें मुग़ल साम्राज्य के बारे में जानना है। और इससे पहले कि हम वर्कशीट पर आगे बढ़ें, मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 23। और इसमें मुग़ल साम्राज्य की चर्चा करेंगे। हम लोग पीछे के वर्कशीट में मुग़ल साम्राज्य के बारे में जाने हैं कि 1526 में बाबर ने, जो फरगना का शासक था, उसने दिल्ली के इब्राहिम लोदी को हराया और इब्राहिम लोदी को हराकर उसने दिल्ली पर कब्जा किया और मुग़ल वंश की नींव डाली। लेकिन वह बहुत ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाया। 1530 ईस्वी में ही बाबर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं आता है। लेकिन हुमायूं किन परिस्थितियों में और कैसे मुग़ल साम्राज्य का शासक बनता है, चलिए आज के इस वर्कशीट में हम देखते हैं। मुग़ल साम्राज्य। विद्यालय पिकनिक के दौरान मुझे हुमायूं के मकबरा पर जाने का मौका मिला। आइए आज हम मुग़ल शासक हुमायूं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले यहाँ क्रियाकलाप 1 है, पता लगाइए कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया। तो आप खुद ढूंढ लीजिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। हिंट्स का आंसर ही बता देता हूँ कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। हमीदा बानो बेगम, इसी ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। चलिए अब हम हुमायूं के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने पहले ही जाना है कि बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक मुग़ल वंश का शासक रहा था। तो फिर 1530 में हुमायूं मुग़ल साम्राज्य का शासक बना और यह 2 बार मुग़ल साम्राज्य का शासक बना। एक बार शेरशाह द्वारा इसको निष्कासित किया जा चुका था, इसीलिए यहाँ 2 डेट्स दिए गए हैं, 1530 से 1540 ईस्वी तक। और 1540 में शेरशाह से युद्ध होने के बाद शेरशाह ने इसे भारत से खदेड़ दिया था। फिर 1555 में यह भारत आया और मुग़ल साम्राज्य का शासक बना और 1556 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो 1556 में फिर अकबर मुग़ल बादशाह बना था। तो चलिए देखते हैं। मुग़ल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। आपने रामायण महाभारत वगैरह में देखा होगा कि उसमें जो बड़ा बेटा होता था वहीं पिता के बाद राजा बनता था। जैसे दशरथ के बड़े पुत्र राम थे तो उनको राजा बनाने की प्रक्रिया की गई। और महाभारत में भी युधिष्ठिर बड़े थे तो बाकी 4 भाई की उपेक्षा करके युधिष्ठिर को राजा बनाया गया था। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं मानते थे, मुग़ल ऐसा नियम नहीं मानते थे। ज्येष्ठाधिकार का नियम नहीं था, बड़े बेटे को नहीं दिया जाता था। उनका नियम था इसके विपरीत, उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। सहदायाद का मतलब होता है जितने भी दायाद होते हैं, जैसे भाई होते हैं, पाटीदार होते हैं, उनके बीच संपत्ति का बंटवारा। तो इसके जितने दायाद थे, भाई थे, उन सबों के बीच इसने अपने राज्य का बंटवारा कर दिया और इसके हिस्से में भारत का राज्य मिला, तो यह भारत का शासक बना। यह प्रथा मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा थी। भारत में पहले यह प्रथा नहीं चलती थी। आज भी भारत में ज्येष्ठाधिकार का कानून क्या मतलब कि इस परिवार में बड़े बेटे को मान्यता मिलती है। तो हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला और हुमायूं को भी भारत का प्रांत मिला। अपने भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। मतलब कि इसको अपने भाई से किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली और इसकी वजह से हुमायूं अफगान शासक के सामने फीका पड़ गया। अफगान शासक शेरशाह भी अफगान शासक ही था। अफगान का सूर वंश का शासक था शेरशाह सूरी। और शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया।
1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। चौसा बिहार में एक जगह है, यहाँ गंगा नदी के किनारे शेरशाह और हुमायूं का मुकाबला हुआ, जिसमें कि शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था। फिर 1540 में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया और भारत से भागने पर मजबूर कर दिया। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया, मतलब हुमायूं जो है भागकर ईरान की ओर चला गया। ईरान मतलब पाकिस्तान से पश्चिम जो देश है उसको ईरान कहते हैं। ईरान पाकिस्तान से पश्चिम में है। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली और उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। 1555 में हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर कब्जा किया, क्योंकि उस समय शेरशाह सूरी का शासन कमज़ोर हो गया था और शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। लेकिन अगले वर्ष ही 1556 में ही हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर शासक बनता है। उस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ अफगान शासक शेरशाह सूरी के बारे में भी थोड़ी बातें हमें जाननी है। शेरशाह का मूल नाम फरीद खान था, यहाँ फरीद लिखा हुआ है लेकिन उसका मूल नाम फरीद खान था, और उसके पिता जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। जौनपुर उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा जगह है और वहाँ के जागीरदार थे शेरशाह के पिता, और उसके संरक्षक ने उसे एक शेर को मारने पर शेर खान नाम दिया था। मतलब फरीद खान का नाम शेर खान शेरशाह का एक संरक्षक था जिसके साथ शेरशाह रहता था, तो इसने एक ही तलवार में एक शेर को मार दिया था। तो उसके इस बहादुरी पर उसके संरक्षक ने फरीद खान को शेर खान नाम दिया। आगे चलकर उसका नाम शेरशाह हो गया। शेरशाह ने साम्राज्य में विस्तार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने तथा संचार व्यवस्था को सुधारने पर बहुत ध्यान दिया था। शेर खान विस्तार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया और संचार व्यवस्था मतलब कि उसने डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी। घोड़ा वाला डाक की शुरुआत शेरशाह ने ही की थी। सोनार गांव जाने वाली उस पुरानी शाही सड़क की शेरशाह ने मरम्मत कराई। एक सड़क निकलती थी जो कि पंजाब के पेशावर से बंगाल के सोनार गांव तक जाती थी, और यह सड़क सम्राट अशोक ने बनवाया था। इस सड़क को मूल रूप से सम्राट अशोक ने बनवाया था, लेकिन इसकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो इस सड़क की मरम्मत करवाई थी। और इस सड़क को जिसे काफ़ी समय तक ग्रैंड ट्रंक रोड मतलब जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। इस सड़क को जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। यह अभी भी भारत में अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक है। सोनारगांव बंगाल में कलकत्ता के पास ही है। तो यह जीटी रोड, आज इसे हम लोग NH2 के नाम से जानते हैं। आज हम लोग जीटी रोड को NH2 के नाम से जानते हैं। तो इस सड़क की मरम्मत शेरशाह ने करवाई थी, जिसे काफ़ी समय तक ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता था। शेरशाह ने कुल 1700 सराय बनवाई थी। 1700 सराय। सराय का मतलब धर्मशाला होता है, जहां लोग आराम से कुछ समय व्यतीत कर सकें, कुछ आराम कर सकें। वहाँ उसमें रूम होते हैं, कमरे होते हैं, रहने के लिए व्यवस्था होती है, पीने के लिए पानी होता है। तो इस धर्मशाला को उसने 1700 सराय, सड़कों के किनारे इन धर्मशाला को बनवाई थी, और कुछ कुएं भी बनवाए थे। इसने सुधार के बहुत सारे कार्य किए थे। 1545 में कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान, जब शेरशाह कालिंजर के किले की घेराबंदी कर रहा था, तो उस दौरान एक तोप के फटने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह के खेमे में ही एक तोप फट गया, जिसकी वजह से शेरशाह की मृत्यु हो गई। अब उसके बाद यहाँ क्रियाकलाप 2 है कि उत्तराधिकार के चयन के लिए मुगल किस परंपरा का प्रयोग करते थे। तो आपने देखा है कि सहदायाद परंपरा का मतलब जितने भी दायाद होंगे उन सभी दायादों की भी संपत्ति को बांट दी जाएगी। तो इस परंपरा का प्रयोग मुगल करते थे। आज भी राजनीति में उत्तराधिकार के चयन के लिए किस परंपरा का पालन किया जाता है, तो आज भी कहीं कहीं सहदायाद या कहीं ज्येष्ठाधिकार का पालन किया जाता है। इसके बाद कुछ प्रश्न है, जैसे सत्य और असत्य बताइए। तो इसमें सिर्फ सत्य और असत्य बताना है कि चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया। तो ऐसा नहीं हुआ था। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, इसलिए यह कथन असत्य है। ओके, क्योंकि चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। उसके बाद है दूसरा नंबर, कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान
हुमायूं की मृत्यु हुई थी, तो नहीं, गलत है। यहाँ देखिए, कालिंजर के किले में घेराबंदी के दौरान शेरशाह की मृत्यु हुई थी, तो यह भी असत्य होगा, आप इसमें असत्य लिखेंगे। ओके। उसके बाद तीसरा है, हुमायूं के पिता का नाम बाबर था, तो यह सत्य है, आप यहाँ सत्य लिखेंगे। तो इसमें 2 असत्य है और 1 सत्य है। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। और अंत में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है कि कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक भी कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।